नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यसभा इलेक्शन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा के एमपीज़ का चुनाव सीधे पब्लिक द्वारा नहीं किया जाता? तो फिर आखिर ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है और इसमें वोट कौन देता है? आज के इस वीडियो में हम राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस को आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द हिडन पावर राज्यसभा इलेक्शंस एक्सप्लेन। तो राज्यसभा के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। राज्यसभा इलेक्शन भारतीय डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। ये कैसा है देखेंगे। लोकसभा इलेक्शंस के मुकाबले इनका इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग और कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है थोड़ा सा। इस प्रेजेंटेशन में हम इंडियन पॉलिटिक्स के इस क्रूशियल इवेंट को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड के तरफ। व्हाट इज द राज्यसभा? राज्यसभा क्या है? इंडियन पार्लियामेंट मुख्य रूप से टू मेजर हाउसेस से मिलकर बनी है। ये आप देख सकते हैं, दोनों सदन हैं। ये देखिए, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, दोनों मिलकर बनती है संसद। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, जहां डायरेक्ट वोटिंग होती है, मतलब पब्लिक वहां पर वोटिंग करती है। और राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, जो इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस माना गया है संसद में। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द सीट अलोकेशन, मतलब सीट्स का ये बंटवारा कैसे होता है ये देखेंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम 245 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 245 जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 233 मेंबर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से सिलेक्ट होकर आते हैं। तो बाकी जो बचे 12 मेंबर हैं, उनको प्रेसिडेंट द्वारा उनके स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा कि ये जो 12 मेंबर्स होते हैं, इन्होंने बहुत यदि अच्छे काम किए हो, जो देश के लिए फायदेमंद रहे हो या देश के लिए व्यापक कार्य हो, तो ऐसे कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट उनको सीधे नॉमिनेट कर सकते हैं। हाउ द वोटिंग वर्क्स, यानी कि ये वोटिंग कैसे काम करती है। राज्यसभा इलेक्शन में कॉमन पब्लिक सीधे तौर पर डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, ये आपको भी पता होगा। इन इलेक्शन में स्टेट के इलेक्टेड एमएलए अपना वोट कास्ट करते हैं, यानी कि अपना वोट देते हैं। यह वोटिंग प्रोसेस मुख्य रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर बेस होता है, मतलब उस पर आधारित होता है। तो कैसे होता है देखिए। तो पहले पब्लिक एमएलए को चुनकर देंगी, और यही एमएलए जो चुनकर जाएंगे वो पार्लियामेंट में राज्यसभा के मेंबर्स को वोटिंग करेंगे और उनको चुनकर भेजेंगे। तो ये वाला सिस्टम है अपने देश में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल मैथ, तो ये राजनीति का गणित कैसे है ये समझेंगे। स्टेट असेंबली में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितने एमएलए होते हैं, उन्हें उतना ही बेनिफिट मिलता है, मतलब वो अपने पार्टी के तरफ से वोट करते हैं जब भी कानून बनता है। आगे आगे चलकर वो सब हम देखने वाले हैं। जीतने के लिए हर कैंडिडेट्स को एक स्पेसिफिक कोटा के तहत वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको विशेष जितने भी रिक्वायरमेंट होंगी उतने अगर वोट उसे मिलते हैं तो उसे चुनकर भेजा जा सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही अपना पॉलिटिकल मैथ लगाकर कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारती है। उनको पता रहता है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो चुनकर आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें होती है। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है कि उनका कैंडिडेट चुनकर आने वाला है कि नहीं है, और यदि उनको भरोसा नहीं होता कि चुनकर नहीं आने वाला, तो जल्दी उसे वो लोग नहीं उतारते हैं। तो ये सिंपल सा सिस्टम है। द नेवर एंडिंग टर्म, ये एक खास बात है राज्यसभा की कि राज्यसभा कभी निरस्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसे पूरी तरह से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो कैसे देखते हैं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसे कभी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसके मेंबर पूरे 6 ईयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और 2 ईयर्स में लगभग 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं। तो 2 साल में क्या होता है, जितने भी सभासद होते हैं जो पुरानी, जिनके 6 ईयर का टर्म कंप्लीट होता है, तो ऐसे 1/3 मेंबर है उनको रिटायर्ड किया जाता है और उनके जगह पे दूसरे लोग भरे जाते हैं उनके जगह पर। तो ऐसे नए मेंबर उनकी जगह ले लेते हैं। तो तब तक जब तक ये प्रोसीजर पूरा नहीं होता है राज्यसभा की, वो 1/3 सीटें खाली रहती है, तो 2/3 जो सीटें बची रहती है वो राज्यसभा का कारोबार चला लेती है। तो मतलब ये जो नेवर एंडिंग टर्म है, मतलब राज्यसभा का निरस्त ना करने वाला जो काम है वो कभी नहीं होता है।
मतलब राज्यसभा को निरस्त करने वाला जो काम है वो कभी नहीं होता है, वो बरकरार रहेगी, परमानेंट रहने वाला वो हाउस है। वैसे लोकसभा को खत्म किया जा सकता है, 5 साल बाद उनका टर्म खत्म होने पर लोकसभा का चुनाव आता है, सारे लोग उसमें वोटिंग करते हैं, ये सारी टर्म्स उसमें होती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। द अल्टीमेट चेक ऑन पावर, तो इनको क्या विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, वो भी एमपीज ही रहते हैं, वो उन्हें भी एमपी कहा जाता है, और उनमें से कई लोगों को सेंट्रल मिनिस्ट्री में उनको मिनिस्टर बनाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इंडिया में कोई नया लॉ बनने के लिए ये दोनों जो सदन आपको देख रहे हैं, ये दोनों सदन का अप्रूवल होना जरूरी है। तो पहले तो बिल जो है लोकसभा में लाया जाता है, कई बार लोकसभा में उसको पावर के तहत, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत ज्यादा वोट रहेंगे या ज्यादा मेंबर रहेंगे तो उसको पास कर देते हैं, लेकिन ये राज्यसभा में यदि उनके पास बहुमत नहीं है तो वो लॉ वहां पर पास नहीं होता, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। और जब तक दोनों सदन में पूर्ण बहुमत से लॉ पास नहीं होगा तब तक उसका कोई भी बिल पास नहीं होगा, तब तक उसका कानून में रूपांतरण नहीं होगा। अगर लोकसभा कोई बिल पास कर दे तो उसे राज्यसभा में क्लियर होना मैंडेटरी है, इसलिए राज्यसभा में पॉलिटिकल मेजोरिटी होना किसी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। तो ये लोकसभा में तो अपना बहुमत पा लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में यदि बहुमत नहीं मिला तो वो मनचाहा कानून नहीं बना सकते, यही तो खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी की। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी, अलायंसेस एंड क्रॉस वोटिंग, ये भी एक खास बात है राज्यसभा में। राज्यसभा इलेक्शन में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और अलायंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब कई सारी पार्टियां एक साथ मिल करके चुनाव लड़ती है और एक दूसरे को वोटिंग करती है। कई बार एमएलए अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को छोड़कर दूसरे को वोट देते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रॉस वोटिंग करना, जिसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण इलेक्शन रिजल्ट्स कई बार बहुत सरप्राइजिंग होते, चौंकाने वाले होते। तो क्रॉस वोटिंग होता है तो कभी कभी जिसको चुनकर भेजना होता है वो चुनकर नहीं आता है और दूसरा ही व्यक्ति चुनकर आता है, तो ऐसा भी कई बार हुआ है। तो ये 2026 में लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये मार्च में 16 मार्च को हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 16 मार्च को इलेक्शन है और वो यह वोटिंग देश के लिए 10 डिफरेंट स्टेट्स में 37 सीटों के लिए ये वोटिंग की जाएगी। तो ये 2026 में कुल मिलाकर 72 सीट्स जो है इसका इलेक्शन होगा, और जिसमें पार्लियामेंट का पावर बैलेंस बदल सकता है, मतलब अभी पार्लियामेंट में जिसके पास बहुमत है हो सकता है कि ये वाले 37 सीटों को लेकर के आगे चलकर कोई गणित बदल जाए, और टोटल मिलाकर 72 सीटें इस बार आने वाली है, तो हो सकता है कि राज्यसभा में कोई आगे पीछे हो। अभी इस बार कहाँ होने वाला है, तो वो है महाराष्ट्र में 7 है सीट है ज्यादा से ज्यादा, तमिलनाडु में 6 है, बिहार और वेस्ट बंगाल में 5-5 होंगी, और जो बाकी बचे जो राज्य है जैसे उड़ीसा, आसाम, तेलंगाना में मल्टीपल सीट्स पर, अलग अलग सीट्स पर वहां पर इलेक्शन होने वाला है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वाई शुड सिटीजन्स केयर, कॉमन सिटीजन्स भले ही डायरेक्ट वोट ना करें लेकिन इलेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, तो ये कैसे प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। राज्यसभा के डिसीजन देश की नेशनल पॉलिसीज और गवर्नेंस को शेप करते हैं, तो राज्यसभा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका सीधा असर भारत के नागरिकों के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि कानून वहां बनाए जाते हैं। इसलिए एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए राज्यसभा में फेयर रिप्रेजेंटेशन होना बहुत इसेंशियल है, बहुत आवश्यक है। तो ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, मतलब योग्य प्रतिनिधित्व होगा, तो राज्यसभा में भी कानून बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यही है राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। धन्यवाद।